किसी ने मुझे सवाल पूछा था, एक्चुअली मैं स्क्रीन पे देख नहीं पाता हूँ ना सवाल किसने पूछा था। प्रेसिडेंट की जो महाभियोग होता है उसको लेकर कितना बहुमत चाहिए, वो प्रोसीजर किसने पूछा था? काइंडली बता सकते हैं? सर नमस्कार। सर मैं उमा ने पूछा अच्छा, था सर। ठीक है जी, आपने पूछा, ठीक है। आपने जो चीज़ पूछी थी बिल्कुल ठीक पूछी थी। उसका मैंने आंशिक उत्तर दिया था, आज उसको पूरा स्लाइड में मैंने उत्तर डाल दिया। उसी से शुरू करेंगे। अच्छा, ये रहा। तो ये शुरू से शुरू हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो जी शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का हमारा चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम जो पहुंचे हैं, हमने स्टार्टिंग देख ली है, राष्ट्रपति कितने हुए हैं वो हमने देख लिया, चुनाव कैसे होता है, कौन करवाता है, तरीका क्या होता है, कौन भाग लेता है, योग्यताएं क्या होती है, शपथ क्या होती है, ठीक है, फिर संविधान क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीजें। यहाँ पर आके थोड़ी डिस्कशन हुई थी, मुझसे सवाल पूछा गया था, तो उस सवाल का मैंने आधा उत्तर दिया था, आधा मैंने रिटर्न फॉर्म में उत्तर यहाँ पे डाल दिया। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है जी। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के महाभियोग से शुरू करूंगा, वैसे तो हम आगे पहुंच गए थे पर मैं थोड़ा सा बैक लूंगा, मुझे लिंक बनाना है इसमें। तो राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर बता रखा है। उस प्रोसीजर का जो सेट ऑफ प्रोसीजर है ना, वो उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। तो एक फॉर्मल सा वर्ड है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सामने जो स्लाइड आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट मैं, क्योंकि ये पहली स्लाइड इंग्लिश में आई तो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट द्वारा। कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, असंवैधानिक कार्य करते हैं। क्यों? ऐसा क्या मतलब दिक्कत है? प्रॉब्लम ये कि राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उस पद पर रहते हुए अगर वो संविधान की उल्लंघन करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, एबीसी कुछ भी सिचुएशन है, तो उनको हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए जो भी उन पर चार्जेस बोलते हैं, जो आरोप होते हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी शुरू किए जा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट किसी में तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना जी, लोकसभा या राज्यसभा, तो किसी हाउस से वो शुरू हो सकता है। अच्छा, अब जिस हाउस से शुरू हुआ, मान लीजिए लोकसभा से शुरू हुआ, तो लोकसभा में सबसे पहले वो आया जी, हम जो है ये राष्ट्रपति को इम्पीच करने का जो है प्रस्ताव ला रहे हैं, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उस हाउस के यानी लोकसभा में शुरू हुआ, तो लोकसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं, जो जितने भी सदस्य हैं, उनके 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे उन आरोपों के ऊपर कि ये हमारा समर्थन है और हम इसको पुश करते हैं, धकेलते हैं आगे को कि भी ये कार्रवाई शुरू की जाए। एक तो ये हो गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को कार्रवाई शुरू होने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है, अग्रिम नोटिस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये जो है ना 14 दिन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने डेज का होता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखो, है तो वो संवैधानिक पद, उनको पूरा राइट दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में आप अपना पक्ष रखने के लिए भी तैयारी कर ले। तीसरा पॉइंट, अब मान लीजिए लोकसभा में शुरू हो गए, अब लोकसभा में चार्जेस जो है वो पारित होंगे। वो पारित कैसे होंगे? 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत को हम विशेष बहुमत बोलते हैं। दो विशेष बहुमत माने, मान ले जैसे सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, 50+1 उसका, और साथ ही साथ 2/3 सदस्य जो हैं वो लोग वहां पर उपस्थित रह के उसका समर्थन करेंगे, उसमें वोट करेंगे कि हाँ हम इसके समर्थन में हैं। तो 2/3 आधे से भी बहुत ज्यादा हो गया ना, पौने के आसपास समझ लो आप। तो ये एक किस्म से ऐसे ही हो गया कि लगभग लगभग पूरा हाउस इस पक्ष में है कि ये काम शुरू किया जाए। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। लोकसभा से माल पास होने के बाद फिर जाएगा अगले हाउस में, अगले सदन में, जैसे राज्यसभा है। अब राज्यसभा फिर से इस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी क्या चार्जेस है क्या नहीं, फिर चर्चा होगी, सब कुछ ही, ठीक है, वो सारे इन्वेस्टिगेट कर लेगी। और अगर दूसरा हाउस राज्यसभा भी ये मानता है कि हाँ भाई, जो एलिगेशन, जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सत्य है, तो वो भी इस महाभियोग का जो प्रस्ताव है, जो मोशन है, उसको 2/3 बहुमत से वो भी पारित कर देंगे। जैसे ही वो पारित होता है, राष्ट्रपति, जिस दिन वो पारित हो गया, राष्ट्रपति उस तारीख से हटे समझो, ठीक है जी, रिमूव्ड। यहां पे लिखा है राष्ट्रपति को
इसमें उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को भी होता है अधिकार अपना पक्ष रखने का, ठीक है जी। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उनके पद से हटना होगा। ठीक है जी, उमा जी, ठीक है। जी सर। जी सर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी जी, भारत का कोई भी राष्ट्रपति अभी तक महाभियोग से नहीं हटा है। और ये हमने देखा था महाभियोग का कौन हिस्सा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जी, चाहे वो चुने गए सदस्य हो, चाहे वो नामांकित सदस्य हो, नामित सदस्य हो, ठीक है, वो सारे इसमें भाग लेते हैं। इसमें राज्य के जो विधायक हैं वो भाग नहीं लेते। आगे हम बात ये मैंने शायद बता दिया था आपको ना, आंसरेबल नॉट आंसरेबल का। आगे चलते हैं। ये वैकेंसी वाला हो गया था जी। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं इसको, जो अभी आपने स्किप किया? कल क्लास नहीं लगाई थी सर मैंने। ये वाला हाँ जी इसमें सर। सिंपल ये इसमें ना उन्मुक्ति की बात की। उन्मुक्ति माने इम्यूनिटी, जैसे बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, किसी डिजीज के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। तो ये जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, वैसे तो राज्यपाल को भी, गवर्नर को भी होते हैं, बट अभी हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं का नाम लूंगा। प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर रहते हुए जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी रिटर्न कार्रवाई करते हैं, आदेश देते हैं, उसके खिलाफ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कल को कोई ये नहीं कह सकता जी हम नाराज हैं, इन्होंने ये आदेश कैसे कर दिया, ये फैसला कैसे ले लिया, ये कैसे लिख दिया, ये हस्ताक्षर कहां कर दिए, ये हस्ताक्षर नहीं किए, तो चलो हम कोर्ट में जाके केस करेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक वे अपने संवैधानिक पद पर बैठे उस कार्य को कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता, उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता। सेम राज्यपाल गवर्नर के केस में भी ऐसा ही है जी। और मैं स्लाइड से देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, जो लिखा है वही है इसके अंदर, पर मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको जी। राष्ट्रपति कोई भी अपना कार्य कर रहे हैं, बीइंग राष्ट्रपति जो उनका काम है, उस काम के प्रति वो किसी भी अदालत में उत्तरदायी नहीं है। ही इज नॉट आंसरेबल। कि कल को कोर्ट में जाके वो केस लगा दे जी, जाओ राष्ट्रपति को पूछो जी राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों होगा, राष्ट्रपति को सम्मान आ रहा है जी, आओ जी आओ बताओ क्या किया। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट कॉल। अभी पीछे जैसे आपने देखा होगा, तमिलनाडु स्टेट के गवर्नर और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल चली थी। बिल रिजर्व किया गया था राष्ट्रपति के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ी। संजीव खन्ना जब सीजीआई थे पिछले, उन्होंने बोल दिया जी राष्ट्रपति जो है ऐसे जो स्टेट बिल उनके पास आते हैं उनको 3 महीने के अंदर पारित करो। हु द हेल आर यू टू टेल? संविधान में नहीं लिख रखा। यू कांट डिक्टेट प्रेसिडेंट। आप बोल नहीं सकते राष्ट्रपति को आप ये करो। तो ऐसे होने लग गया तो फिर राष्ट्रपति के पद की गरिमा ही खत्म हो गई। तो राष्ट्रपति इज नॉट आंसरेबल। ठीक है जी। हाँ, अगर संसद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, जो भी आरोप लगे इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी ट्राइब्यूनल का या किसी अदालती बॉडी का, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी का गठन करती है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है फिर वो कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल कार्यवाही, माफ कीजिएगा, यानी कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती जब तक वो अपने पद पर बने। सेम राज्यपाल के केस में भी ऐसा ही है जी। ठीक है, ये इम्यूनिटीज होती हैं। ये इम्यूनिटीज देखिए जी, एमपी एमएलए को भी होती हैं कि जब तक वो अपने सदन के अंदर कुछ भी बात बोलते हैं, किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर वैसे ही गलत फलत व्यवहार या गलत चीज वो बाहर जाके करते हैं सदन के, तो वो कार्रवाई के अधिकारी बनते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है जी। गवर्नर या राष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो एक निजी क्षमता में उनके जो किया गया अगर कोई कार्य हो, तो एक सिविल केस उनके ऊपर चल सकता है, कि क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। सिविल केस भी अगर चल सकता है तो सबसे पहले उनको 2 महीने का एडवांस नोटिस दिया जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, पर एक प्रावधान दिया हुआ है कि अगर ऐसा हो तो। क्योंकि संविधान में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आज तक हुई नहीं है, लेकिन उनके प्रति प्रावधान दे रखा है कि अगर हो तो ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारी किताब ऐसी नहीं मोटी हो गई है, एक्सेप्शंस बहुत है उसके अंदर। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का पद कब कब रिक्त रहता है? वैकेंसी प्रेसिडेंट ऑफिस, आर्टिकल 62 के अंदर इसमें चर्चा की गई है। मैंने पहले भी बताया था, पहला 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद खाली होता है। बट मैं यहाँ पे ना पहले पॉइंट के साथ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन करूंगा, खुद ही करूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि राष्ट्रपति का पद 5 साल के बाद एक व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होता है, तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होता कभी भी।
हम ये चीज पॉइंट को लिखते हैं और आपको हर किताब में ये पॉइंट पहले मिलेगा, ये जरूर मिलेगा पॉइंट। लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर ज्ञान चिंतन करें तो आप देखेंगे कि जब भी किसी राष्ट्रपति का पद खाली होता है मतलब 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है, अब उनको जाना है, तो वो तो पद खाली कर रहे हैं ना, लेकिन उससे 1.5 महीना पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका होता है। तो जैसे ही पुराने राष्ट्रपति अपना कार्यकाल से कुर्सी छोड़ते हैं, नए राष्ट्रपति उसको ग्रहण कर लेते हैं, उनकी शपथ हो जाती है। तो कुछ पद ऐसे हैं जो कभी भी खाली नहीं छोड़े जा सकते। उसमें से एक है राष्ट्रपति का पद, एक है राज्यपाल का पद और एक है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का पद। ठीक है जी। उसके बाद अगर राष्ट्रपति इस्तीफा त्याग पत्र दे दें अपनी स्वेच्छा से, किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, तो भी पद खाली हो गया। अगर अभी जैसे हमने अभी महाभियोग बोला, तो महाभियोग द्वारा हटाया जाए तो भी पद खाली हो गया। अगर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति रहते तो भी पद खाली हो गया। या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को ही गलत ठहरा दे जी, गलत प्रक्रिया से हुआ, ठीक से नहीं हुआ, तो भी उनका पद जो है वो खाली हो जाता है। तो ये जो है ना जी, ये पांचवा, चौथा, तीसरा और दूसरा, ये जो है इन चारों की वजह से अगर पद खाली हो तो ये हुआ सडनली खाली, बता के तो हुआ नहीं, एकदम से हुआ ना खाली। अब एकदम से हुआ तो फिर एकदम से नया राष्ट्रपति भी कहां से लाएं, उसको भी समय लगेगा ना। कौन कैंडिडेट होगा एलिजिबल, फिर प्रक्रिया लंबी होती है, सबको संगठित करना, फिर चुनाव की डेट रखना, चुनाव करवाना, फिर रिजल्ट आना, तो भाई इसमें बहुत टाइम लग गया। तो क्या करें? तो जी संविधान ने बोला कोई बात नहीं, उपराष्ट्रपति भी तो है, तो जब तक नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मंथन चल रहा है, तो 1-2 महीने का समय लगेगा, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, संभाल लेंगे। और जब उपराष्ट्रपति ऐसे पदभार संभालते हैं, पोजीशन संभालते हैं प्रेसिडेंट की, तो उनकी पावर बिल्कुल प्रेसिडेंट वाली हो जाती है, उनकी तनख्वाह भत्ते सुविधाएं प्रेसिडेंट वाली हो जाती हैं, उनके डिसीजन जो लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट वाले होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति 6 महीने से ज्यादा प्रेसिडेंट का रोल नहीं निभा सकते, ऐसा लिखा है संविधान के अंदर, क्योंकि 1-2 महीने में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। जैसे नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति वापिस हट जाते हैं और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वो अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल करता है। इसमें बात ध्यान देने वाली ये बात है, मान लीजिए किसी ने त्याग पत्र दिया, किसी को हटाया गया, किसी की मृत्यु होगी, कुछ भी हुआ, और मान लो वो 2-2.5 साल में ही चला उसका कार्यकाल, अब और 2-2.5 साल का बच गया, तो अब जो नया राष्ट्रपति आए वो बचे हुए का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, वो अपना फ्रेश 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। ये बात का आपने ध्यान रखना है। ये हिंदी में भी दे रखा है इधर। उसके बाद जो मैंने अभी बोला ना जी, वो यहाँ पर है, रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ये 6 महीने का मैंने आपको टाइम बताया ना जी, जो कुछ मैंने बोला जी ये सारा कुछ यहाँ लिखा है, ये रेड में जो लिखा है अभी मैं पीछे बोल के हटाऊं। अब आते हैं जी यहाँ पर, हाँ यहाँ से हमने शुरू करना था आज, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो जी राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य बहुत है, कैटेगरी बहुत है, 4-5 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी शुरू करेंगे जी हम कार्यकारिणी शक्तियों से, एग्जीक्यूटिव पावर से, सबसे पावरफुल चीज। किसी भी काम को करने किसी भी काम को करने करवाने की जो शक्ति है ना जी, वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है, एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं उस चीज। ठीक है जी। तो हमने शुरू में देखा था, चर्चा की थी कि जितनी भी संघ की कार्यकारिणी शक्तियां वो सारी सारी राष्ट्रपति के पास, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वेस्टेड है, रखी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट उनका यूज नहीं कर सकते जब तक कि उनको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से एड और एडवाइस ला और सहायता ना मिले, तब तक नहीं कर सकते। मैं बड़ा कॉमन सी बात बोलता हूँ, शायद मैंने बोली भी होगी आपके क्लास में, कि फलों की टोकरी है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल है, मैंने आपको दे दी, रखो जी, आपकी है ये, बट खाएंगे आप तभी जब मैं आपको बोलूंगा। बस वैसे राष्ट्रपति के साथ है। तो जी जितनी भी ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और ये सारे जो है राष्ट्रपति की जो प्रसन्नता पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। फिर राष्ट्रपति नियुक्तियां भी करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कर दी, औरों की भी नियुक्ति करते हैं, जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, और कौन कौन सी, ये जो जितने भी ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनके हेड या मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं राष्ट्रपति के नाम से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, ये भाषा कौन होते हैं? ये भारत सरकार के वकील होते हैं और भारत के सर्वोच्च वकील होते हैं। इनकी योग्यता इतनी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक होते हैं ये, ठीक है, इनका इतना एक्सपीरियंस होता है। तो ये भारत सरकार के या राष्ट्रपति का कोई कोई बात क्वेश्चन हो तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं।
सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये वो विभाग है जो आपके बही खाते चेक करता है, आपके सरकार के बही खाते चेक करता है, और यही से फिर घोटालों का पता चलता है कि 10 की चीज उन्होंने 1000 रुपए की खरीदी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर कमिश्नर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ जो बाकी के चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चेयरमैन एंड मेंबर यूपीएससी, स्टेट्स के राज्यपाल, गवर्नर, और जो आपका भारत का जो वित्त, ये आपका फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, इसके भी अध्यक्ष और सदस्य आदि आदि की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो मैंने प्रमुख प्रमुख नाम बता दिए, ये प्रमुख बॉडी ही आप याद रख लें तो काफी है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति और क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति भी रखते हैं, वो किसी की उम्र कैद, मौत की सजा को घटा देंगे या किसी को बिल्कुल ही फ्री करवा देंगे, जी छोड़ ही दो इसको, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, किसी भी भारत के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आता है पॉइंट, और कुछ आए ना है, ये आ सकता है कि इंडिया के अंदर कौन से एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है, इसकी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास, या पार्लियामेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल भी वो है राष्ट्रपति करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। साथ ही साथ एक अंतरराज्यीय परिषद है, इंटरस्टेट काउंसिल है, आर्टिकल 263 के अंदर बनती है। इसका कार्य क्या होता है कि सेंट्रल स्टेट के अंदर अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे, कोई भी इश्यूज है, कोई वाद विवाद है, केंद्र और राज्यों के बीच में वो सेटल आउट हो सके और एक दूसरे का सहयोग हो सके। तो इस परिषद, ये जो इंटरस्टेट काउंसिल परिषद है, इसकी स्थापना भी जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे बात करेंगे कानून बनाने की शक्तियों की, यानी कि विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। आपको पता है हमारी संसद के सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं जी संसद के साल में? सर मिनिमम 2 होते हैं, जल्दी बोलो। मैक्सिमम होते हैं। अच्छा, ये मिनिमम 2 किस साल हुए थे? सर वो तो नहीं पता। सर जुलाई एंड मार्च। देखिए जी, इसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता, सर 3 सत्र होते हैं बस, 3 सत्र होते हैं पूरे साल के अंदर, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता, ये तीनों को तीनों होते हैं, बशर्त अलग है कि कोई और सिचुएशन ना हो तो। तो जी हमारी संसद के 3 सत्र होते हैं साल के अंदर। अब सत्र को बुलाना है, उसको बोलते हैं समन करना, और सत्र का सारा कामकाज पूरा हो गया, 1 डेढ़ 2 महीने जो भी चला, सत्र का कामकाज पूरा हो गया, तब सत्र को समाप्त करना है। तो सत्र बुलाना और सत्र को अंतिम क्लोज करना, एंड करना, ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के अधीन आती है, राष्ट्रपति की है, और ये विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, डिसॉल्व, भंग, जिसको हम भंग बोलते हैं, भंग भी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, पर करते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अनैतिक सा हो जाता है। क्योंकि देखिए, लोकसभा में जो सरकार बनी ना, केंद्र की सरकार है, लोकसभा में जो बैठते हैं सारे, तो केंद्र की सरकार बहुमत से बनती है, लोकसभा में बहुमत है तभी तो केंद्र की सरकार है। तो बहुमत में जो सरकार है उसको आप गिरा नहीं सकते ऐसे। उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी करवाते हैं, और ये संयुक्त बैठक कब होती है? जब साल का पहला सत्र शुरू होने वाला हो तब, साथ ही साथ जब हर 5 साल बाद केंद्र के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब सत्र, पहला लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला होता है, उस समय राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के लोगों को बिठा के भाषण देते हैं, ठीक है, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एड्रेस करते हैं, संभाषण करते हैं, संबोधित करते हैं। साथ ही साथ कोई साधारण विधेयक एक सदन से पास होके दूसरे सदन में जाके फंस गया मींस लोकसभा से पास किया कोई बिल, वो राज्यसभा ने रोक दिया, राज्यसभा ने बोला नहीं इसके अंदर चेंजेस करो, हम नहीं इसको पास करेंगे, तब तक लोकसभा बोलते हम नहीं चेंज करेंगे इसको, आप जो मर्जी कर लो। इस तरह से वो बिल 6 महीने तक राज्यसभा में पड़ा रहा। और जब भी कोई बिल, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक 6 महीने से अधिक तक एक सदन में पड़ा रहे, तो वो मृत प्राय सा हो जाता है, उसको बोला जाता है कि वो मृत है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ ही देते हैं, नहीं, उस पे से ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की कॉल करते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो संयुक्त बैठक को बुलाना 108 अनुच्छेद के अंदर आता है। इस संयुक्त बैठक के अंदर दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 आके वहां पे मीटिंग में बैठते हैं, और उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, सभापति। अध्यक्ष तो नहीं, सभापति बोलना चाहिए, ठीक है जी।
और अगर सभापति लोकसभा के अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपसभापति अगर वो भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चीजें होती है। तो ये संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत सरकार की, संवैधानिक और गैर संवैधानिक, जो अपनी सालाना रिपोर्ट जो है कि हमने क्या कामकाज किया या उनकी कोई सिफारिश है, जो कुछ बदलाव चाहते हैं, कोई कानून है उसके बारे में बताते हैं, वो राष्ट्रपति को हर साल सबमिट करते हैं। राष्ट्रपति का जो दफ्तर है वो इन सारी रिपोर्टों की समीक्षा करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। फिर वो रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति जो है वो जो संसद में रखते हैं, जो उसके ऊपर चर्चा होती है संसद में। साथ ही साथ किसी सांसद के ऊपर कोई केस चला और उसको 2 साल या उससे अधिक की सजा हो गई, तो उसकी जो सदस्यता होती है सांसद की वो रद्द हो जाती है। तो ऐसे सवाल के ऊपर भी राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। ठीक है? साथ में यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि हमारे जैसे अंडमान निकोबार है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, पुडुचेरी है, इनके प्रति जो हमारे ये जो संघ शासित क्षेत्र है, इनके प्रति शांति और तरक्की के जो भी कानून बनाने हैं वो राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। राष्ट्रपति और क्या करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है? और ये जो 12 सदस्य होते हैं, ये इनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता है। ये कला से, विज्ञान से, साहित्य से, समाज सेवा इनसे आते हैं। ठीक है? ये फिक्स जितने लिखे इतने से ही आते हैं। अच्छा, इनको क्यों लिया गया? ताकि ये एक्सपर्ट होते हैं अपनी-अपनी फील्ड के, इनके कानून बनाने में इनका योगदान बहुत मिलता है। साथ ही साथ अ, भारत सरकार ने भारत सरकार ने क्या किया है? अच्छा, मैंने 2019 यहाँ नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर जो आंग्ल भारतीयों के जो पोजीशन, 2 रिजर्व थी वो खत्म कर दी हैं। तो इस बात का थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? 2 सीटें नॉमिनेशन थी एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में, वो खत्म कर दी गई हैं। तो पेपर में पूछा जाता है बाय व्हिच अमेंडमेंट? 104th 2019। बहुत से ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति को दिखाया जाता है। राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, उसको ओके करते हैं, उसके बाद ही वो सदन में आता है। तो उनमें से एक आपका धन विधेयक भी है। साथ ही साथ अच्छा, राष्ट्रपति की ना ये भी शक्ति है, वैसे मैं इसके बाद आगे बात करने वाला हूँ। यहाँ आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जब भी राष्ट्रपति के पास ना दोनों सदनों से कोई विधेयक पास होने के बाद साइन करने के लिए आता है, तो राष्ट्रपति या तो उसको अपनी सहमति दे देंगे, साइन कर देंगे, या अपनी सहमति को रोक लेंगे, या उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। ये उनकी शक्तियां हैं, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन अगर वो धन विधेयक होगा या संविधान संशोधन विधेयक होगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ राज्य विधानसभा भी अपना कोई बिल पारित करती है, वो राज्यपाल के पास साइन होने के लिए जाता है। और अगर राज्यपाल को लगता है कि ये स्टेट का जो विधेयक है, बिल है, ये मुझे राष्ट्रपति को दिखाना चाहिए, कुछ अलग है, तो वो राष्ट्रपति के लिए उसे सुरक्षित रखते हैं और राष्ट्रपति के विचार के लिए वो उनको भेज देते हैं। तो ये राष्ट्रपति की पावर्स हैं, शक्तियां हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के अंदर 1, 2, 3 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। अध्यादेश कानून बनाने का एक तरीका है। तो अध्यादेश जो बनता है वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। ये अध्यादेश तब बनता है जब हमारी संसद या तो सत्र में नहीं होती, या संसद का कोई एक सदन ही सत्र में होता है, क्योंकि दोनों चाहिए ना पास होने के लिए। उस समय कोई अति आवश्यक स्थिति है जिसमें देश में कानून लाना बहुत जरूरी है, वो अध्यादेश के माध्यम से लाया जा सकता है। तो ये कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है कानून लाने का। नॉर्मल रास्ता तो पार्लियामेंट से पास कराने ही का ही है। ये इमरजेंसी के टाइम पर होता है, बहुत कम यूज होता है। तो जब कभी भी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश साइन किया जाता है तो वो 6 महीने तक देश में लागू रहता है। और इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर जो है इसे संसद में रखना जरूरी होता है। और एक बार जब संसद में पहुंच गया, जब संसद का सत्र बैठेगा तो सबसे पहले इसे ही रखा जाता है। तो जैसे ये पहुंचा तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसे दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रभावी नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा, अध्यादेश का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम वो 6 मंथ है। और एक बार ये संसद के अंदर आ गया पास होने के लिए तो फिर 6 हफ्ते के अंदर ये संसद से पास हो जाना चाहिए, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है। धन विधेयक होता है एक मनी बिल,
जिसके अंदर जो भारत की संचित निधि है, जो भारत सरकार का बैंक अकाउंट है, वहां से पैसे निकालने आदि से संबंधित चीजें होती हैं या पैसा उधार देने से संबंधित चीजें होती हैं, तो उसको उस विधेयक को धन विधेयक बोलते हैं। तो धन विधेयक जो होता है, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, वो आगे जब संसद का चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। तो धन विधेयक जो होता है वो संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि संसद में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, यानी कि राष्ट्रपति को पहले दिखाया जाता है फिर उनके फाइनेंशियल पावर्स के अंदर आता है। साथ ही साथ एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जी, जिसको बजट बोलते हैं। तो ये जो बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो सही नाम है इसका, ये अनुच्छेद 112 के अंदर इसकी चर्चा है और राष्ट्रपति इस बजट को जो है वो संसद में रखते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम से ये बजट रखता है। अब आपको मन में लगा लेके तो वित्त मंत्री जाते हैं सूटकेस, राष्ट्रपति तो हमने देखे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, फिजिकली तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री ही लेके जाते हैं, लेकिन वो बजट राष्ट्रपति के नाम से ही बनाया जाता है, उनके नाम से ही वहां पे पेश किया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति हर 5 साल बाद भारत के जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना करते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी कर के जो प्रॉफिट है, लाभ है, उसका आवंटन प्रॉपर्ली हो सके। न्यायिक शक्ति अगर बात करूं तो राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस और जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की पार्डोनिंग पावर है, क्षमा करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 के अंदर आती है, तो ये भी उनकी जुडिशियल पावर के अंदर आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो है ना क्षमा करने की शक्ति, पार्डोनिंग पावर, ये उनकी वैसे एग्जीक्यूटिव पावर है। पेपर में अगर आ जाए ना विच टाइप ऑफ पावर, तो एग्जीक्यूटिव पावर करके आना, क्योंकि ये न्याय से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको जुडिशरी, इसलिए आपको ये बुक्स में कह जाएगा जुडिशरी में मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है जी। मिलिट्री पावर्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया, तो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के। साथ ही साथ शांति करनी, युद्ध करना, इसका जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। अब यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वीटो शक्ति की। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो होता है किसी चीज काम में रोक लगा देना, कि ये जो है मेरे इच्छानुसार नहीं है, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है अनुच्छेद 111 के अंदर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीट इस 111 अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति मिली है, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास, जब भी कोई उनका विधेयक पारित होने के लिए, साइन होने के लिए आता है। या तो वो अपने ओके कर देंगे, साइन कर देंगे, सहमति दे देंगे, या राष्ट्रपति अपने सहमति को रोक लेंगे, उस पर कोई वो अपना जजमेंट नहीं दे रहे, या फिर उस विधेयक को वो वापस पार्लियामेंट में भेज देंगे कि आप रिकंसीडर करो, पुनर्विचार करो इसके ऊपर। ठीक है? तो ये अपनी इस वीटो पावर का यूज करके 3 ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो 3 प्रकार की वीटो है जी, जैसे 3 ऑप्शन, 3 प्रकार की वीटो भी हैं। पहली है अत्यंतिक वीटो, जिसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति, अपनी मंजूरी को, अपनी सहमति को, अपनी इच्छा को सुरक्षित रख लेते हैं, रोक लेते हैं, जो भी बिल उनके पास आता है। और उससे क्या होता है, वो रोक लेते हैं अपनी सहमति को, तो वो बिल खत्म हो जाता है और वो कानून कभी नहीं बन पाता। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। फिर आती है निलंबनकारी वीटो, यानी कि सस्पेंसिव वीटो। इसमें वो बिल कुछ नहीं करते, सिंपल इतना याद रखो, वो बिल को वापस संसद को भेज देते हैं कि आप इन मुद्दों के ऊपर पुनर्विचार करो, ये हमें ठीक नहीं लगते हैं। अब संसद क्या करेगा, संसद फिर से उसको साधारण बहुमत द्वारा दोनों सदनों से पारित कराएगा। अब उसमें वो चेंजेस राष्ट्रपति ने जो कही है वो करे ना करे, वो उसकी मर्जी। नहीं की तो भी अब राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। हाँ, धन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति वापस नहीं भेजेंगे, तब वो क्या कर सकते हैं, या तो साइन कर देंगे या फिर उसको, उस पर अपनी सहमति को रोक लेंगे। ठीक है, ये वही बात है। फिर आता है जी एक पॉकेट वीटो। ये वो 3 वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक और वीटो होती है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को है, चौथी इफेक्टिव वीटो बोलते हैं उसको, वो हमारे मतलब की नहीं है। तो पॉकेट वीटो में कुछ नहीं होती, इसमें राष्ट्रपति ना तो विधेयक पे साइन करते हैं, ठीक है, ना उसको स्वीकार करते, ना अस्वीकार करते, ना उसको वापस करते, कुछ नहीं करते, वो चुपचाप फोल्ड करते हैं, जेब में डाल लेते हैं, वो जेब में पड़ा पड़ा ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसका नाम पॉकेट वीटो है। सिंपल, इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता दूं, राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी समय की बाध्यता नहीं है कि इतने दिन या इतने महीने में आपको कोई बिल पास करना है। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में आ जाए जी राष्ट्रपति को कितना समय संविधान में लिखा गया है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कुछ नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो इज नॉट बाउंड विद द टाइम लिमिट कि मुझे इतने टाइम में स्टेट का बिल या सेंटर का बिल पास करना है, साइन करना है। ठीक है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है जी।
एक मिनट। Sorry। आगे हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति, पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। आर्टिकल ध्यान रखना, अनुच्छेद 72 पूछा जाएगा पेपर में, संभावना है इसकी। इसमें कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्षमा के लिए जो उनके एप्लीकेशन आती है, क्षमादान प्रदान करते हैं जिनको उनके लिए लगता है कि ये एलिजिबल है, और वो ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध है, वो सजा भी काट चुके हैं, एक सर्टेन लिमिट तक सजा काट चुके हैं, उसके बाद वो एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उनको दोषी ठहराया गया है। अगर उन लोगों ने संघ यूनियन लॉ के अंदर कोई क्राइम किया है, या उनका कोर्ट मार्शल हुआ है मिलिट्री अदालत द्वारा, या उनको मौत की सजा सुनाई गई है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकते हैं। और ये लास्ट में लिखा है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति कार्यकारी शक्ति है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की कौन कौन सी शक्ति? पहला तो होता है जी क्षमा करना, सिंपल। इस क्षमा में क्या होता है, पूर्ण क्षमा जो लिखा है, इसके अंदर जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसको जो लिखित में सजा सुनाई है राष्ट्रपति द्वारा, वो बिल्कुल ही जीरो कर दी जाती है, उसको पूरा छोड़ दिया था, फ्री, जाओ, छूट गए। फिर दूसरा है लघुकरण, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें जो सजा की नेचर होती है ना जी, वो कम हो जाती है। जैसे 2 साल की है तो 1 साल की हो जाएगी, जैसे किसी को मृत्यु दंड है तो उसको उम्र कैद, सख्त उम्र कैद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, जो पनिशमेंट होती है वो हल्की हो जाती है। फिर उसके बाद परिहार, कम अवधि, यहां पर जो है पनिशमेंट जो नेचर है ना, वो बता रहा हूं, वो कम हो जाती है, यानी कि सजा को हल्के रूप में बदल देना। परिहार, अवधि कम हो जाना, किसी पर्टिकुलर जुर्म के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सजा है, साल, 2 साल, 5 साल, वो टाइम पीरियड को कम कर देना। ठीक है, वो टाइम पीरियड को कम कर देना, वो यहाँ पर आता है। 2 साल वाला मैंने यहाँ पर बोल दिया था गलती से, यहाँ नहीं आता, यहाँ पे नेचर कम होती है, टाइम पीरियड नहीं कम होता, यहाँ पर टाइम पीरियड कम होता है। किसी को 2 साल की कानून में 2 साल की सजा लिखी है, तो उसको जो है 1 साल का कड़ा कारावास दिया जाएगा। तो उसमें जो है वो अवधि को कम किया गया है, समय अवधि को। फिर आता है विराम, कम सजा विशेष कारण। इसमें भी सजा कम दी जाती है, यानी कि सजा का जो मूल नेचर है ना जी, वो कम दिया जाता है। जैसे कोई विकलांग है या कोई गर्भवती महिला है जिन पर आरोप है, उनको जेल हुई है, तो उनकी सजा थोड़ी सॉफ्ट कर दी जाती है। फिर है प्रविलंबन, इसमें स्थिर, यानी कि स्टे लगाना, रेप्राइव। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से किसी व्यक्ति को जब मृत्युदंड सुनाया गया होता है, और तो वो मृत्युदंड के खिलाफ जो है राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। प्रोसीजर जो भी होता है इसका वो अलग होता है, और जब तक वहां से राष्ट्रपति से हाँ या ना नहीं आ जाती, कितना भी समय लगे, तब तक उसकी जो मौत की सजा के ऊपर रोक लग जाती है, अस्थायी रूप से, टेम्परेरीली। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो जी, मैंने ग्रुपिंग करके बताया, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूँ। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंदर क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अंदर क्षमादान की शक्ति है। दोनों के पास क्षमादान की शक्ति है, पर ध्यान के रखना, कोर्ट मार्शल, अगर किसी मिलिट्री कोर्ट ने किसी सैनिक को सजा सुनाई है, या फिर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, वो चाहे राज्य के कानून के तहत सुनाई गई हो या केंद्र के कानून के तहत सुनाई गई हो, इन दोनों केसेस में माफ करने की शक्ति सिर्फ और राष्ट्रपति के पास है, माफ करने की, और किसी के पास नहीं, गवर्नर के पास भी नहीं। तो ये सारी चीजें यहीं पे मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो कल हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से शुरू करेंगे। मैं इसको यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि कल फिर उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी साथ में ज्वाइंट करके वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है जी। फिर तो भैया, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, इसको बाद में कराते हैं। ठीक है जी, किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर क्लोज करते हैं। सर आपने वो जज लेटर के बारे में बताया था ना, फिर वो किस अनुच्छेद में है? आपकी आवाज नहीं आ रही, वो आवाज किस क्लियर नहीं है जी। अनुच्छेद में ना, नहीं सुनाई दे रहा। है? सर आपने आप लिख जज के दे दो, लेटर कोई के बात बारे नहीं, लिख के दे दो। में, ठीक है आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, मुझे बिल्कुल कट रही है सारी आवाज, आप लिख के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी।
किसी का और का सवाल है कोई? जी सर एक सवाल है कि हाँ। सर जैसे ना जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दोनों के पद मतलब रिक्त होंगे ना सर, तो जो मतलब अध्यक्षता दी जाएगी तो वो सर राज्यसभा से सिलेक्ट करेंगे कि लोकसभा से सिलेक्ट करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद इकट्ठा कभी रिक्त हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ओके सर। क्योंकि जब नई लोकसभा का गठन होता है ना जी, तो सबसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना जी, उनका चुनाव होता है, जी सर। तो वो रिक्त कभी हो ही नहीं सकता। और अगर मान लूं, मैं आपकी बात मान भी लूं कि लोकसभा में दोनों का पद रिक्त है, तो राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। ओके सर। ठीक है जी। सर जो राष्ट्रपति हाँ। होते हैं ना उनकी एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया रहता है? उन्होंने लॉ की होती है या वो किसकी पार्लियामेंट के बस ओनली मेंबर्स होते हैं? और किसकी कितने टाइम तक क्वालिफिकेशन? मेंबर होते हैं अगर वो? कौन? सर जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति, अच्छा, राष्ट्रपति। हाँ, उनका राष्ट्रपति एजुकेशन की क्राइटेरिया क्या रहता है? राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन ये होती है जी कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, इतनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन हमारे देश में ना नेताओं की डिग्री से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो उनके एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन होती है। ओके। तो सर मतलब राष्ट्रपति उनको बनने इतनी की एक ज्यादा पावर क्वालिफिकेशन। दी गई है ना लॉ की, जैसे सारे हाँ हाँ राज्यपाल हाँ हाँ। वगैरह, तो उनको हम्म बिठाना, उनको मतलब शपथ देना, हम्म ये हम्म। सारी इन्हीं को ही दिया है। ये तो मुझे लगा कि वो लॉ से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है, वो पार्लियामेंट के होने नहीं नहीं चाहिए नहीं सर, नहीं है ना नहीं, ना ना मेंबर? ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बिल्कुल नहीं। अभी हमारी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की राज्यपाल थी उससे पहले श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, वो बिहार के गवर्नर थे। तो ये राजनीति से ही जुड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में देखा जाता है कि पिछले कितने समय से एक्टिव राजनीति में नहीं है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि एक्टिव राजनीति में ना रहे हो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो बिलोंग करते हैं ना। लेकिन जब आप राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाते हो तो आपको किसी पार्टी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। आप ऐसा नहीं कीजिए मैं तो कांग्रेस का या बीजेपी का हूं, तो जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं अपनी पार्टी के लोगों को फायदा दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो न्यूट्रल होता है, वो तब संवैधानिक पद पर है, तब उसको ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से लेना देना कोई, चाहे वो आए जिस मर्जी बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। सर